यस। सब चैप्टर 3 है द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। अब जो यूरोप और यूरोप की अलग अलग कंट्रीज़ में 1830 से लेके 48 के बीच में जो लिबरलिज्म से मोटिवेटेड हो के लोग, नेशनलिज्म से मोटिवेटेड हो के लोग रेवोल्यूशन करेंगे, उसके बारे में हमको देखना है यहाँ पर। तो लिबरलिज्म जो उस समय अंडरग्राउंड होके काम कर रहे थे लिबरलिस्ट लोग, अब ये नेशनलिज्म की फीलिंग और लिबरलिज्म की फीलिंग दोनों इकट्ठा होकर एसोसिएट होकर कई जगह पे रेवोल्यूशन कराएगी। अब ये चाहे वो इटली हो, जर्मनी हो, चाहे वो आपका ऑटोमन एम्पायर का टूटना हो, फिर आयरलैंड और पोलैंड में आपकी रिवॉल्यूशन हो, ये लिबरलिज्म और नेशनलिस्ट की फीलिंग कंबाइन होकर ये काम कर रही होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो अपील देखने को मिलेगा वो मिलेगा फ्रांस में जुलाई 1830 में। जब फ्रांस में क्या होगा, 1830 में जो बूरबोन डायनेस्टी के किंग थे, जिनको आफ्टर दी कंजर्वेटिव रिजीम या कंजर्वेटिव फिलॉसफी की जो विचारधारा आई थी 1850 के बाद, तो वहाँ पे सबसे पहले फ्रांस में बूरबो डायनेस्टी के किंग को वहाँ पे लाके वहाँ पे बिठाया था। तो 1830 के बाद में जो बूरबो किंग रहेंगे उनको हटा दिया जाएगा और लिबरल रिवॉल्यूशनरी वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे स्थापना करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। वहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ जाएगी। और अब वहाँ पे मोनार्क कौन बन जाएंगे, मतलब राजा बनेंगे लुइस फिलिप। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब होता है कि मोनार्की तो रहेगी, राजा तो रहेगा, बट राजा जो काम करेगा वो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन करेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उस पर चेक एंड बैलेंस बनाने का काम करेगा, तो इसको बोलते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और बूरबो किंग हट गए हैं और लुइस फिलिप यहाँ पे आ गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में किंग बनकर। इसके बाद यहाँ पे एक फेमस फ्रेज है, मैटरनिक ने बोला था ये, कि व्हेन द फ्रांस स्नीजेस मैटरनिक वंस रिमार्क्ड द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। मतलब जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी घटना जो फ्रांस में होती है उसका इफेक्ट पूरे यूरोप में देखने को मिलता था। अब चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, बूरबो किंग हटा दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई है, एक बड़ी घटना है ये, तो इसका अब इफेक्ट पूरे दूसरे देशों में भी देखने को मिल जाएगा। इसका ही पहला बोला गया है कि इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या रहा, ब्रूसेल्स पे क्या देखने को मिलेगा, जो बेल्जियम में ब्रूसेल्स में, वहां पर वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड से खुद को अलग करने के लिए रेवोल्यूशन करने लगेंगे। ठीक है, ये वहां पे देखने को मिलेगा। जैसा बोला गया है कि फ्रांस ने छींका और सर्दी कहाँ पे हुई, पूरे यूरोप के देशों में होने लगी। इसके बाद दूसरी यदि हमको इसकी इंसिडेंट पढ़ना है, इसका इफेक्ट क्या हुआ, तो वो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक के बारे में यदि आपको पता हो कि ग्रीस यूरोप में जो कंट्री है वो बड़ी अपनी ट्रेडिशन के लिए, अपनी एंशियंट फिलोसफीज के लिए बड़ी फेमस है। उनका जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो बड़ा रिच है पुराने ज़माने से। तो अब यही कल्चर और ट्रेडिशन को ये लोग क्या बनाएंगे, अपनी वैल्यू देने के लिए, और ये ऑटोमन एम्पायर से अब अलग होने के लिए ट्राई करेंगे। तो अगला पढ़ना है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसमें क्या होगा, ग्रीक, पहले तो ये समझ लो अभी जो 1830s का समय है, यहाँ पर अभी ग्रीक पार्ट है किसका, ऑटोमन एम्पायर का। ऑटोमन एम्पायर में जो एम्परर थे वो थे मुस्लिम एम्परर। ठीक है, 15 सेंचुरी से ही ये ग्रीक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। इसके बाद से 1821 में जो नेशनलिस्ट फीलिंग हुई वो ग्रीस में भी क्या हुआ, सपोर्ट मिलना चालू हुआ नेशनलिस्ट फीलिंग को। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सपोर्ट करेगा, कई ग्रीक लोग ऐसे थे जो कि अपने देश से बाहर रह रहे थे, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे थे, वो सिंपैथी दिखाएंगे ग्रीस के साथ में। जैसे मान लो यहाँ का कोई बाहर चला जाता है एनआरआई बन के, ऐसे ग्रीस का कोई व्यक्ति जो कि वेल टू डू कंडीशन में है, तो वो अब ग्रीस में नेशनलिस्ट फीलिंग को सपोर्ट करेगा। ठीक है, अपने कल्चर को फिर से रिस्टोर करने के लिए वो फंडिंग देगा। ये सब काम होंगे जिससे नेशनलिस्ट की फीलिंग ग्रीस में डेवलप हो और वो रेवोल्यूशन करके ऑटोमन एम्पायर से अलग हो जाएंगे। तो पोएट साथ में तो ये लोग कर ही रहे थे, बाहर के लोग सपोर्ट कर रहे थे ग्रीस के लोगों को, साथ में जो पोएट थे और आर्टिस्ट थे वो ये मानते थे, और पूरा वर्ल्ड भी यही मानता है कि क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कौन है, ग्रीस। क्रेडल मतलब पूरी जो सिविलाइजेशन का जन्म हुआ है यूरोप की, वो ग्रीस से हुआ है, जो कि सबसे एंशियंट कंट्री है। यहीं से अलेक्जेंडर, एरिस्टोटल, प्लूटो, ये सब यहीं से डेवलप, यहीं के थे जिन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ फिलोसफीज प्रेजेंट की वर्ल्ड के सामने।
तो इसके साथ होगा क्या, इसके साथ फिर होगा एक इंग्लिश पोइट हैं जिनका नाम है लॉर्ड बायरन। इन्होंने भी फंड दिया, इस साथ में फंड भी दिया इन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, ऑटोमन एम्पायर से अलग होने के लिए, साथ में ये खुद लड़ने भी गए और अंततः इनकी मृत्यु हो जाती है 1824 में, ये मर जाते हैं फाइट करते साथ। एंड में ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन किस ट्रीटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया, तो ये है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कॉन्स्टेंटिनोपल की जो ट्रीटी हुई, इसके माध्यम से 1832 में ग्रीक को रिकॉग्नाइज किया गया कि अब ये ग्रीक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट नहीं है, ये एक इंडिविजुअल अब एक नेशन बन चुका है। तो ये ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आप 4-5 पॉइंट ये लिख सकते हो कि पहले ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट रहा है 15 सेंचुरी से। 1821 में यहाँ पे नेशनलिस्ट फीलिंग राइज हो रही हैं और यहाँ पे कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ग्रीक के लोग जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में रह रहे थे। साथ में ग्रीक में रहने वाले पोइट और आर्टिस्ट जो लोग थे, वो यहाँ ये मानते थे कि जो पूरी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ है यूरोप में, वो यूरोपियन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट ग्रीस से ही हुआ है। जब ऐसी सेंटिमेंट्स डेवलप होंगे तो नेशनलिस्ट फीलिंग आएगी और साथ में पोइट आर्टिस्ट खुद फंड भी देंगे, खुद वॉर में भी जाएंगे और एट दी एंड क्या हो जाएगा, ट्रीटी के द्वारा, कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी 1832 के द्वारा ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारा रिवॉल्यूशन के कारण एक ग्रीक इंडिपेंडेंट नेशन बन गया। इसके बाद है रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो सबसे पहले तो रोमांटिक इमेजिनेशन क्या होती है, एक टाइप की फिलोसफी, इसको समझना है, क्वेश्चन आ सकता है क्या होती है, एमसीक्यूज में भी आते हैं। तो इसके पहले हमें पता है कि कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग आइडिया ऑफ नेशन। नेशन बन ही कैसे रहा था, कलेक्टिव आइडेंटिटी से, कॉमन आइडेंटिटी से, कॉमन कल्चर से, कॉमन डिसेंट से, कॉमन हिस्ट्री से, ये सब चीज़ों से बन रहा था नेशन। तो कल्चर ने तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया ही है नेशन को बनाने में। तो रोमांटिसिज्म के जो फिलोसफर थे, जो रोमांटिसिज्म के बारे में लिखते थे, वो ये मानते थे कि पहले तो रोमांटिसिज्म है क्या, एक कल्चरल मूवमेंट था, ये फिलोसफी भी मान सकते हो, कल्चरल मूवमेंट भी है, कि इसमें किस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसमें पर्टिकुलरली नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट पे क्या किया जाता है, जोर दिया जाता है। और ये बोला जाता है कि जो रीजन और साइंस को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इसको बंद करो ग्लोरीफाई करना, ठीक है। तो कैसे डेवलप होगा फिर नेशनल सेंटिमेंट, कैसे डेवलप करेंगे ये लोग, तो पहले तो रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है जिसमें, जिसका काम क्या है, क्या डेवलप करना, नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट डेवलप करना। और नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट डेवलप करने के लिए इन्होंने साइंस के ग्लोरिफिकेशन को क्रिटिसाइज किया कि इसको साइंस को ग्लोरीफाई मत करो, हर चीज़ का रीज़न मत पूछो। इसके अलावा ये किस पे बल देंगे, ये देंगे बल आपका इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे या मिस्टिक फीलिंग्स पर। आपके जो इमोशन है, भावनाओं पे, अंतरात्मा की आवाज़ जो है, इंट्यूशन या मिस्टिक फीलिंग, रहस्यमय जो चीज़ें हैं, जो एक टाइप से साधुवाद की जो चीज़ें हैं, इन पर बल देंगे। तो रोमांटिसिज्म के बारे में इतना लिख सकते हो कि रोमांटिसिज्म क्या था, कल्चरल मूवमेंट जो कि नेशनलिस्टिक फीलिंग डेवलप करने के लिए रीजन और लॉजिकल थिंकिंग को ग्लोरीफाई करना बंद करता है और उसकी जगह पे इमोशन, मिस्टिक फीलिंग्स पर क्या करता है, ज़्यादा फोकस करता है। इसके बाद इनका भी यही एफर्ट होगा कि क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज अ बेसिस ऑफ नेशन। अब ये नेशनलिस्टिक फीलिंग कर डेवलप करके ये एक नेशन को बनाने का ट्राई करेंगे कल्चरल मूवमेंट के द्वारा। अब इसी रोमांटिक्स के बारे में कई तुम्हारे फिलोसफर रहेंगे, उनके बारे में लिखा हुआ है कि पहले हैं जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। इन्होंने जर्मनी में जो वहाँ पे कॉमन पीपल थे, वहाँ का कल्चर कॉमन पीपल के द्वारा वहाँ पे डेवलप किया गया, जिनको दास वोक्स बोलते थे। ऐसे ही आगे बोला गया है कि कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दिस फॉर्म ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट द नेशन बिल्डिंग। उन्होंने कहा कि जो जर्मन कल्चर है वो वहाँ के लोकल लोग, फोक्स मतलब वहाँ पे अलग अलग जो लोकल व्यक्ति हैं वो मिलके बना रहे हैं, और यदि आप इसको नेशन बनाना चाहते हो तो आपको फोक कल्चर वहाँ पे प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ फोक कल्चर को प्रिजर्व करना है, वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस, जो अलग अलग लैंग्वेजेस हैं उनको भी आपको प्रिजर्व करके रखना है। दे आर ऑल्सो प्ले दे ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल।
वाइल बिल्डिंग अ नेशन, कि आपकी लैंग्वेजेस जो हैं, आपकी हिस्ट्री है जो लैंग्वेज का वो कैसा है। यहीं पर एक और फिलोसफर है कैरोल कोरपिंस्की। इन्होंने भी क्या किया, म्यूजिक के थ्रू, फोक डांसेस के थ्रू, ओपेरा के थ्रू या फिर ड्रामा के थ्रू नेशनलिस्टिक फीलिंग डेवलप करने के लिए इन्होंने ट्राई किया है कैरोल कोरपिंस्की ने। इसमें इतना ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट है नहीं है कुछ, बस इतना याद रखना है कि रोमांटिसिज्म क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और जो ये फिलोसफर हैं जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, ये जर्मन फिलोसफर थे, रोमांटिक्स से रिलेटेड हैं। इसके बाद लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट। नेशनलिस्टिक सेंटीमेंट में लैंग्वेज भी रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करेगी। लैंग्वेज कैसे रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करेगी, इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है रशियन ऑक्यूपेशन का, कि रशिया में जब रशियन ऑक्यूपेशन हुआ तो उन्होंने पोलैंड की पोलिश लैंग्वेज को दबा दिया गया, सब जगह उन्होंने रशियन लैंग्वेज को नेसेसरी कर दिया गया। तो धीरे धीरे जो पोलिश लोग थे, पोलैंड के लोग थे, उन्होंने अपने चर्च में पोलिश भाषा बोलना चालू किया, बट उनको फिर भी दबाया गया, तो इतना ज़्यादा उनको सप्रेस किया गया। तो एट द एंड जो पोलिश हुई, पोलिश को कैसा देखा जाने लगा वहाँ पे पोलैंड में, स्ट्रगल के तौर पर जाना जाने लगा, कि द पोलिश केम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। पोलिश भाषा को ही लेके उन्होंने मुद्दे को लेकर स्ट्रगल करना चालू कर दिया रशियन लोगों से। तो यहाँ पर एक ना एक इशू कल्चर से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, इन्हीं को मुद्दा बना के क्या करेंगे लोग, जो सप्रेस करने का ट्राई करेगा उनके खिलाफ लड़ेंगे, और वो अपनी नेशन बिल्डिंग में फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस थर्ड सेक्शन में हमने दो तीन चीज़ें देखी हैं। पहला देखा है रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक इमेजिनेशन क्या था, रोमांटिसिज्म क्या था, एक कल्चरल मूवमेंट था। और इसके बाद दो हमारे यहाँ पे फिलोसफर आए हैं, जर्मन फिलोसफर हैं, एक जॉन गॉटफ्राइड हर्डर। इन्होंने जर्मन कल्चर को इकट्ठा दिखलाया कि वहाँ के लोग बनाते हैं, अलग अलग जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल वहाँ रह रहे हैं जर्मन में, वो वहाँ का कल्चर बना रहे हैं, और नेशन को बिल्ड करने के लिए इन्होंने वर्नाक्यूलर लैंग्वेजेस पर भी जोर दिया। 3.2 में है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इसमें क्या हुआ, अब 1830 तक आते आते लिखा है कि यूरोप में क्या हो गया, इकोनॉमिक हार्डशिप का दौर आ गया। इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब ये समझ लो कि फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगी, महंगाई का दौर होगा, उत्पादन कम होगा, ये सब कंडीशन यहाँ पे डेवलप होने वाली हैं अब 1830s के समय पे ही, जहाँ पे लिबरल रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, उसी के दौरान का समय है ये। तो कैसे यहाँ पर इकोनॉमिक हार्डशिप आएगी, कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे उसी समय देखो यूरोप में पॉपुलेशन बढ़ने लगी, साथ में क्या हो रहे हैं, जॉब ढूंढने वाले लोग बढ़ रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट उतना है नहीं है। पॉपुलेशन जो रूरल एरिया की थी वो कहाँ माइग्रेट कर जा रही है, सिटीज़ में जा रही है, जिससे सिटी में क्या डेवलप हो रहे हैं, स्लम्स डेवलप हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं टाउन में, उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। किस कारण से, इंग्लैंड से जो सामान बन के आ रहा है मशीन से, उसके कारण छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर हैं उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। ऐसी कुछ सिचुएशन बन रही हैं यूरोप की कंट्रीज़ में। स्पेशली जो कंपटीशन हो रहा है वो किस फील्ड में हो रहा है, स्पेशली हो रहा है टेक्सटाइल प्रोडक्शन की फील्ड में, कपड़ों के लिए, क्योंकि कपड़े वहाँ से सस्ते बन के आ रहे हैं, और यहाँ से ये लोग मशीन से नहीं बनाते थे, दूसरी कंट्रीज में हाथ से बनाते थे, इसलिए क्या था, थोड़े महंगे कपड़े थे। इसका इफेक्ट क्या आएगा, इसका इफेक्ट एंड में ये हुआ एक और, कि भाई एंड में बैड हार्वेस्ट के कारण क्या हुआ, वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म, बहुत ज़्यादा गरीबी फैल गई, प्राइस बढ़ गए। मतलब एक उसी साल का ही समय था कि एक फसल खराब हो गई, फसल खराब हो जाने के कारण क्या हुए, खाने की चीज़ों के प्राइस बढ़े, और खाने की चीज़ों के प्राइस बढ़ने से क्या हुआ, बहुत गरीबी की स्थिति छा गई वहाँ पे। बट ये बात याद रखना, ये सब किसके लिए हो रहा है, लेबर लोगों के लिए या पीजेंट
के लिए है ये सिचुएशन। बाकी वहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी थी वो तब भी क्या कर रही थी, स्टिल एंजॉयज देयर पावर एंड लिविंग देयर लग्जीरियस लाइफ। वो बढ़िया आराम से जी रहे थे, उनको कोई ऐसी टेंशन नहीं थी। ये सब था किसके लिए, लोअर क्लासेस के लिए प्रॉब्लम आ रही थी। तो इससे क्या होगा, अभी 1815 के बाद जो कंजर्वेटिज्म आया था, इसके पहले हमने ऊपर देखा था, कंजर्वेटिज्म के आने के बाद बूर्बो डायनेस्टी का किंग बना था। और फिर अभी लिबरल लोगों ने क्या करा था, फ्रांस में रेवोल्यूशन किया था, तो वहां पे लुई फिलिप राजा बन गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के द्वारा फ्रांस में लुई फिलिप राजा बने थे। लेकिन 1848 में क्या होगा, कंडीशन इतनी खराब हो जाएंगी, फूड शॉर्टेज होगा, इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो लोग क्या आएंगे, पेरिस की सड़कों पर निकल आएंगे। इस कंडीशन को देख के लुई फिलिप क्या होगा, भाग जाएगा देश छोड़ के। और जैसे ही लुइस फिलिप भागेगा तो अब क्या होगा, पहले बना था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, अब बन जाएगा फ्रांस क्या, रिपब्लिक। याद रखना 1848 में फिर से क्या बन गया है, फ्रांस रिपब्लिक बन गया है। ठीक है, और रिपब्लिक बनेगा तो नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, सफरेज टू दी ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। सारे जो 21 साल से ऊपर के मेल्स हैं, याद रखना एडल्ट मेल्स लिखा है, मतलब मेल्स को ही 21 साल से ऊपर के क्या दे दिया गया, वोटिंग पावर दे दिया गया वहां पे। ये हुई फ्रांस की कंडीशन। अब जो कि फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस में एक इवेंट फिर से हुई, रिपब्लिक बना, तो इसका इफेक्ट अब दूसरे देशों में देखने को मिल सकता है। तो इसी के पहले की कंडीशन बताइए कि 1848 से पहले 1845 में जो बीवर्स थे, बुनकर लोग सलीसिया में, उन्होंने भी क्या किया था, रिवोल्ट किया था कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। अब इसमें एक जर्नलिस्ट हैं विलहेल्म, इन्होंने अपने जर्नल में मतलब न्यूज़ में छापा हुआ है ये पूरा रेवोल्यूशन, ये इतना, ये भी कोई खास नहीं है। बट यहाँ से ये पॉइंट याद रखना कि 1845 में जो वीवर्स थे सेलिसिया के बुनकर लोग, उन्होंने किसके खिलाफ रिवोल्ट किया था, कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ रिवोल्ट किया था। 3.3, अब 3.3 में है द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल कैसे आगे रेवोल्यूशन और कर रहे हैं। तो पुअर अनएम्प्लॉयड लोग और पीजेंट लोग तो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली यूरोप में रिवोल्ट कर ही रहे हैं, विद्रोह कर ही रहे हैं। अब इसी में रेवोल्यूशन जुड़ जाएगी। फ्रांस में क्या हो गया, 1848 में मोनार्की से हटके क्या आ गई है, लुई फिलिप को भी भगा दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी वो भी हटके रिपब्लिक आ गया है। सारे मेल को जो 21 साल से ऊपर के हैं उनको यूनिवर्सल मेल सफरेज दे दिया गया है, मतलब वोटिंग पावर मिल चुका है। ऐसा अभी ये बात याद रखना कि ये जो फ्रांस मोरा उस समय तक दूसरे देशों में इंडिपेंडेंट नेशन नहीं थे। तब उस समय जर्मनी अलग अलग भागों में टूटा था, इटली भी उस समय अलग अलग भागों में टूटा था, मतलब कोई ऐसा एक इंडिपेंडेंट नेशन वहां पे डेवलप्ड नहीं था यूरोप में। तो मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास कंबाइंड देयर डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विथ नेशनल यूनिफिकेशन। अब चूंकि दूसरे देशों में या यूरोप की दूसरी कंट्रीज में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि यूनिफाइड थे, नहीं, वो लोग अलग अलग उनके पार्ट पे अलग अलग किंग रूल कर रहे थे। तो उन्होंने भी क्या सोचा, सभी लोगों ने मिलकर, लिबरल मिडिल क्लास वालों ने, कि हमको भी क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन चाहिए, मतलब पूरा एक देश होना चाहिए हमारा जिसपे एक ही गवर्नमेंट रूल करे, ना कि कुछ कुछ पार्टों में वो टूटा रहे। सो द डिमांड फॉर द क्रिएशन ऑफ द नेशनल स्टेट और on parliamentary principle, a constitutional, freedom of press and freedom of association। उन्होंने डिमांड किया दूसरे देश के सिटीजन्स ने कि हमको भी एक ऐसा ही नेशन स्टेट चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ हो, जिसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस हो, जिसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सारे राइट्स हमको मिले। हम ऐसे वहाँ के लोग ऐसा डिमांड कर रहे हैं। अब जब डिमांड होगी तो आगे क्या होगा, जर्मन रीजन में, स्पेशली जर्मन रीजन में जो मिडिल क्लास थी, जो प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे, या फिर आर्टिशियन जो कि अच्छी कंडीशन में थे, वो क्या करेंगे, वो साथ में जाएंगे फ्रैंकफर्ट सिटी में और डिसाइड करेंगे क्या बनाने का, जर्मन नेशनल असेंबली बनाने का। ठीक है, क्या है, जर्मनी की बात चल रही है, इसी में अभी क्वेश्चन आना है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो जर्मन
जर्मनी के जो मिडिल क्लास प्रोफेशनल हैं, बिजनेसमैन हैं, जो अच्छी कंडीशन में वेल टू डू आर्टिशंस हैं, ये सब मिलके फ्रैंकफर्ट सिटी में मिल रहे हैं, जमा हो रहे हैं, क्या बनाने के लिए? जर्मन नेशनल असेंबली बनाने के लिए। और ये 1848 को 831 मतलब 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बना लेंगे कि भाई 831 जो रिप्रेजेंटेटिव हैं ये फ्रैंकफर्ट जो पार्लियामेंट है वहां जाके बैठेंगे। और वहां बैठ के ये क्या करेंगे? ये चूंकि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहाँ पे कन्वेंट की गई थी? चर्च ऑफ सेंट पॉल में कन्वेंट मतलब वहीं पे आयोजित करी गई थी। और वहां पे इनका काम था ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मन नेशन। एक जर्मन नेशन का क्या बनाओ? जर्मनी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। और जर्मनी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिसमें जर्मनी मोनार्की के द्वारा हेड हो, मतलब राजा होगा बट अंडर दी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी होगी वहां पे, मतलब चुने हुए जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं सदस्य होंगे, मतलब प्रतिनिधि होंगे, रिप्रेजेंटेटिव होंगे जो पार्लियामेंट में बैठेंगे, वो डिसीजन लेंगे मेजर, बट वहां का हेड एक राजा ही होगा, मोनार्की सिस्टम ही होगा जर्मनी में, ऐसा ये सोच रहे हैं। तो अब जब मोनार्की बनाने का ट्राई कर रहे हैं तो एक राजा बनाना पड़ेगा। और राजा का जब नाम आता है तो राजा का नाम ये किसको बनाते हैं? फ्रेडरिच विलहेल्म फोर। और ये फ्रेडरिच विलहेल्म फोर था कहाँ का किंग? किंग ऑफ प्रूशिया। इसको ये ऑफर करते हैं कि भाई आप जर्मनी के किंग बनो। लेकिन चूंकि ये जानता था कि ये किंग ये सब क्या है, एक लालच है, छोटा सा लालच है कि हमको किंग बना देंगे, बट पावर हमारे पास रहेंगे नहीं। किंग के पास क्या रहेगा? पार्लियामेंट्री सिस्टम आ जाएगा। तो इसने रिजेक्ट कर दिया और दूसरे मोनार्क्स थे, जो दूसरे राजा थे, उनके साथ ये जुड़ गया। और किसका अपोज करने लगा? ये जो इलेक्टेड असेंबली थी 831 लोगों की, इसका ये अपोज करने लगा कि ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सब खराब सिस्टम है, ये सब हमको नहीं चाहिए, ऐसा बोला। साथ में इनके साथ में मतलब जो मोनार्की जो अपोज कर रही है इस इलेक्टेड असेंबली का, इसी मोनार्क के साथ में कौन रहेंगे? एरिस्टोक्रेट्स भी रहेंगे। तो एरिस्टोक्रेसी हो गई, मिलिट्री, ये सारे लोग इकट्ठा मिलकर इसका विरोध करेंगे। और चूंकि ये बात याद रखना, इस 831 लोगों की जो इलेक्टेड असेंबली है, इसका मोनार्क ने तो किया ही विरोध, मोनार्क के साथ इसका विरोध जो पीजेंट्स थे या फिर हम ये बोल सकते हैं लोअर क्लास के लोग थे, मिडिल क्लास से भी छोटे क्लास में हैं जो, उनके लोगों ने भी इनका विरोध किया। क्यों? क्योंकि जो 831 की जो असेंबली बनी है इसमें सारे मिडिल क्लास के लोग हैं, किसी भी लोअर क्लास का कोई बंदा यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होके आया ही नहीं। तो उन लोगों ने भी इसका विरोध किया। तो एट द एंड क्या होगा? ये वर्क कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। जो 831 की जो इन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाने का ट्राई किया, ये पूरा क्या हो जाएगा? सिस्टम काम नहीं कर पाएगा और ये डिसबैंड हो जाएगा, मतलब ये वर्क नहीं कर पाएगी। ये थी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। तो इसका रिलेशन किससे? जर्मनी से। जर्मनी में मिडिल क्लास लोग थे, वो इकट्ठा मार्च होके फ्रैंकफर्ट सिटी में जमा हुए। क्या बनाने के लिए जमा हुए? जर्मन नेशनल असेंबली। इस जर्मन नेशनल असेंबली में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इनको जाके बैठना था कहाँ पे? कन्वेंट करी गई थी चर्च ऑफ सेंट पॉल, जो कि फ्रैंकफर्ट के पास में था। अब ये इनका काम था कि एक जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जिसमें राजा हेड होगा बट अंडर दी पार्लियामेंट। और इन्होंने राजा का जो पद था वो प्रूशिया के राजा को दिया। वो समझ गया कि ये लालच है और उसने उसको माना नहीं, और वो दूसरे राजाओं के साथ मिलके और साथ में आर्मी को लेके, एरिस्टोक्रेट्स को लेके उसने विरोध किया इसका। साथ में लोअर क्लास ने भी इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का विरोध किया क्योंकि उनके कोई भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे। तो एट द एंड ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वर्क नहीं कर पाई फॉर दी जर्मनी। ये है पूरी इशू इसका। इसके बाद नेक्स्ट है, उसी समय की बात है कि कॉन्ट्रोवर्शियल एक इशू भी था। कॉन्ट्रोवर्शियल इशू इसलिए है क्योंकि विमेंस को पावर नहीं दे रहे हैं। लिबरल मूवमेंट हो जरूर रहा है, मतलब लिबरल मूवमेंट में जो सिस्टम बदल भी रहा है, सिस्टम में चेंज भी आ रहा है, बट विमेन पार्टिसिपेट भी कर रही हैं उन मूवमेंट में। बट एट द एंड विमेन को पावर नहीं मिलता है चेंज होने के बाद भी सिस्टम। जैसे अभी देखा, रिपब्लिक बना फ्रांस, फिर भी क्या नहीं मिला? विमेन्स को नहीं मिला सफरेज का, मतलब वोट देने का पावर नहीं मिला। तो इनका स्ट्रगल जारी रहेगा कंटिन्यूस, ये पार्टिसिपेट भी करेंगी। तो ये उस समय का बड़ा कंट्रोवर्शियल इशू है कि सारे लोग महान बन रहे हैं अच्छा सिस्टम लाने का, बट वो विमेन के लिए काम नहीं कर रहे हैं आने के बाद। तो फिर एक वर्ड यहां से डेवलप हो रहा है, क्या है? फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या है? फेमिनिस्ट अवेयरनेस ऑफ द वुमेन्स राइट एंड द इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो भाई फेमिनिस्ट उसको बोलते हैं जो कि
जो अवेयर है कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में जो अवेयर है, और साथ में जो ये मानता है कि सभी को सोशल और इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रूप से हमको इक्वल मानना चाहिए, मेल फीमेल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, तो उसको फेमिनिस्ट बोलेंगे। ठीक है, फेमिनिस्ट किसी की तरफ झुका हुआ नहीं होता है कि मेल की तरफ या फीमेल की तरफ, बट वो इक्वलिटी में बिलीव करता है और उसको विमेन राइट्स के बारे में अवेयरनेस रहती है। अब ये जो ऊपर डायग्राम ये फिगर बना हुआ है, यही है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का, 831 लोग बैठे हुए हैं ये चर्च ऑफ दी सेंट पॉल में। ठीक, ये जो वर्क नहीं कर पाई थी। हम्म, इसमें एक और चीज लिखा है कि यदि आप इस फिगर को देखोगे तो बोला है जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट हुई थी चर्च ऑफ सेंट पॉल में, तो विमेंस को इसमें अंदर नहीं घुसने दिया था पार्लियामेंट में। वो कहाँ पे स्टैंड पे खड़े होके विजिटर्स गैलरी से इसको देख रही थी। ये देखो कि यहाँ पे खड़ी हुई हैं ऊपर से, तो विजिटर्स गैलरी से ये सारा कार्यक्रम देख रही थी पब्लिक की तरीके से, उनको एंट्री नहीं दी गई थी इसमें। तो ये देख सकते हो कितनी खराब कंडीशन उस समय पे थी। नेक्स्ट है लिबरल मूवमेंट इन 1848, दे कुड नॉट रिस्टोर दी ओल्ड ऑर्डर्स। जो लिबरल मूवमेंट हुआ, उन्होंने पहले जैसा ऑर्डर नहीं ला पाए, क्योंकि मोनार्क वर बिगिनिंग टू रियलाइज दैट द cycles of the revolution and repression could only be ended by granting concession to the liberal nationalist revolutionaries। तो कंजर्वेटिव ने देखो फोर्स किया लिबरल मूवमेंट को, मतलब दबाने का कोशिश किया, बट इतना वो समझ गए थे कंजर्वेटिव लोग कि हम इसको ज़्यादा देर तक दबा नहीं सकते हैं, हमें भी अपने आप में मॉडर्नाइजेशन लाना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा कंसेंसेशन देना पड़ेगा ताकि ये सिस्टम आगे चल पाए। और हुआ क्या, इसके बाद हो रहा है वेस्टर्न द सर्फडम एंड द बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस एंड इन रशिया। जब कंजर्वेटिव लोग भी ये समझ रहे हैं कि नेशनलिस्टिक फीलिंग डेवलप हो रही हैं, मतलब हर देश में रेवोल्यूशन हो रहा है, तो हमको भी थोड़ा क्या करना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। और चेंज होने के साथ साथ जो देश जहाँ पे अभी भी रेवोल्यूशन नहीं हो पा रही, वहाँ पे वो अपने आप पहले ही चेंज कर लेंगे ताकि वो लोगों को समझा पाएं कि देखो हम बदल रहे हैं, हम भी वैसे ही उसी सिस्टम पर चल रहे हैं, नए नए मॉडर्न रिफॉर्म्स ला रहे हैं। तो कंजर्वेटिव लोग जैसे रिफॉर्म लाए, सर्फडम को ख़त्म कर दिया गया, बॉन्डेड लेबर ख़त्म कर दी गई। ठीक है, दासत्व जो दास बनाने की प्रथा थी वो ख़त्म हो गई, बॉन्डेड लेबर को भी अबॉलिश कर दिया गया हैब्सबर्ग और रशिया से। ठीक है, इसके बाद है सेक्शन 4। सेक्शन 4 है द मेकिंग ऑफ